में उसके गेस्ट हाउस में लेटा हुआ था। उसके सामने उसकी जिंदगी से जुड़े हुए कई अहम सवाल खड़े थे, लेकिन फिर भी न जाने क्यों उसके दिमाग में सिर्फ एक ही शख्स चक्कर काट रहा था, और वो शख्स थी ईशा। जितना ही कोशिश करता था कि वो ईशा के बारे में ना सोचे, वो उतनी ही ज्यादा उसके ख्यालों में आती थी। अर्जुन ने जैसे तैसे अपने मन को समझाया और सोने की कोशिश करने लगा। कल उसे बहुत सारे जरूरी काम निपटाने हैं। पैसों का मसला तो हल हो गया, अब रहने के लिए एक ठीक ठाक घर ढूंढना होगा। अब अनिका के इलाज में भी आसानी हो जाएगी, अर्जुन ने सोचा। कोशिश करके भी अर्जुन को नींद नहीं आ रही थी। वैसे भी पिछले कुछ दिनों में उसकी जिंदगी में इतने उतार चढ़ाव आए थे कि नींद आनी ही मुश्किल थी। इससे ज्यादा आराम से तो मैं उस हवालात में सो गया था, अर्जुन ने सोचा। फिर अपने इस ख्याल पर उसे खुद ही हंसी आ गई। फिर से लॉकअप में जाने का इरादा है क्या? कुछ देर बाद उसकी आंख लगी गई और सुबह जब नींद खुली तो कोई दरवाजा खटखटा रहा था। अर्जुन ने उठकर घड़ी देखी, अभी 5 बजने में थोड़ी देर थी। इस वक्त कौन हो सकता है, उसने सोचा। फिर उठकर दरवाजा खोल दिया। सामने मोनिका खड़ी थी। अरे तुम अभी तक सोए पड़े हो? मुझे तो लगता था कि इतनी बॉडी तुमने बना रखी है, जरूर सुबह 4 बजे से कसरत करना शुरू कर देते होंगे। मोनिका मुस्कुराकर बोली। अर्जुन ने दोनों हाथ फैलाकर एक उबासी ली और फिर कमरे की लाइट जला दी। अब उसे मोनिका कुछ ठीक से दिखाई दी। उसने ट्रैक पैंट्स, क्रॉप टॉप और स्पोर्ट्स शूज पहन रखे थे। तुम इतनी सुबह तैयार भी हो गई? अच्छा 2 मिनट रुको, मैं अभी फ्रेश होकर आता हूँ। अर्जुन 5 मिनट में तैयार होकर आ गया। उसे कौन सा कपड़े बदलने थे? वही फटी जींस जो कल सड़क पर बाइक के घिसटने से फट गई थी, और काली पोलो टी शर्ट। मोनिका बड़े ध्यान से उसे देख रही थी। अर्जुन ने कहा, ऐसे क्या देख रही हो? पहली बार इतना हैंडसम लड़का देखा है क्या? मोनिका ने शरारत से आंखें छोटी करते हुए कहा, इससे पहले तो मैंने किसी लड़के की तरफ देखा ही नहीं। उसकी बात सुनकर अर्जुन हंस पड़ा तो मोनिका भी हंस पड़ी। दोनों 1 घंटे जॉगिंग करके लौटे और फिर मोनिका उसे अपनी पर्सनल जिम में ले गई। अर्जुन उसे एक्सरसाइज करते हुए देखता रहा। वो नोटिस कर रहा था कि मोनिका बहुत आराम से हैवी एक्सरसाइज भी कर लेती थी। उसका रहन सहन भी लड़कों की ही तरह था। शायद वो हमेशा पिता के ज्यादा करीब रही इसलिए। जिम से निकलते हुए मोनिका ने पूछा, ऐसे क्या देख रहे थे? पहली बार कोई सुंदर लड़की देखी है क्या? अर्जुन हंस दिया और मोनिका के बिल्कुल करीब आकर खड़ा हो गया। अर्जुन को अपने इतने नजदीक देखकर मोनिका की पहले से तेज चल रही धड़कनें कुछ और तेज चलने लगी। अर्जुन उसे एकटक देखे जा रहा था। मोनिका ने नजरें झुका ली। अर्जुन ने उसकी ओर हाथ बढ़ाया तो मोनिका को लगा कि अब उसकी सांसें रुक जाएंगी, लेकिन अर्जुन ने मोनिका की छोटी सी नाक पकड़ी और जोर से हिलाकर कहा, बदमाश लड़की, कभी इंडियन वियर भी पहन लिया करो। मैं भी तो देखो कि तुम लड़कियों वाले कपड़ों में सुंदर लगती हो या नहीं। मोनिका शर्मा गई। अच्छा अब चलो यहाँ से, आज मुझे ढेर सारे काम करने हैं, अर्जुन ने कहा और बाहर निकल गया। गेस्ट रूम में जाकर उसने थोड़ी देर आराम किया और फिर नहा धोकर बाहर निकल आया तो एक नौकर ने आकर कहा, साहब सब लोग टेबल पर आपका इंतजार कर रहे हैं। अर्जुन डाइनिंग हॉल में पहुंचा। वहां दोनों जुड़वा त्यागी भाई पहले से ही मौजूद थे। अर्जुन ने लेट आने के लिए माफी मांगी और एक कुर्सी खींचकर बैठने लगा, लेकिन उसकी नजरें किसी और को ही खोज रही थी। थोड़ी देर में मोनिका भी आकर अर्जुन के ठीक सामने आकर बैठ गई। अर्जुन ने उसे देखा तो देखते रह गया। हल्की गुलाबी शिफॉन की साड़ी में मोनिका परी की तरह खूबसूरत लग रही थी। अर्जुन के साथ साथ मोनिका के डैडी और ताऊ जी भी हैरान रह गए। क्या हो गया मेरी बच्ची को आज इतना बड़ा बदलाव? उसके डैडी ने कहा तो ताऊ जी बोले, बच्ची अब बड़ी हो गई है बलराज, अब तुझे चिंता करनी चाहिए। ये सुनकर सब हंसने लगे और मोनिका फिर छोटी बच्ची की तरह ठुनकने लगी और बोली, ये माँ की फेवरेट साड़ी थी, आप फ्रांस से लाए थे डैडी, भूल गए क्या? आज माँ की याद आई तो पहन ली। ये सुनकर अर्जुन को एक झटका सा लगा। उसने ड्राइंग रूम में एक बड़ी सी पेंटिंग तो देखी थी और उसे वो पेंटिंग कुछ जानी पहचानी सी भी लगी थी, लेकिन अब जाकर समझ में आया कि वो मोनिका की माँ की तस्वीर थी। मोनिका हूबहू अपनी माँ जैसी ही दिखती थी। माहौल बहुत खुशनुमा था, लेकिन बलराज त्यागी के मन में इस वक्त कुछ और ही चल रहा था। नाश्ते के बाद अर्जुन ने त्यागी से परमिशन ली और बाहर निकल आया। ईशा की आंख आज कुछ देर से खुली थी। काफी दिनों के बाद आज उसे ठीक से नींद आई थी। उठते ही गार्डन में टहलने जाने की बजाय सीधी वॉशरूम में घुस गई। आज मुझे कुछ ज्यादा ही आलस आ रहा है, पहले नहा लेती हूँ, लगता है आज ऑफिस के लिए देर हो जाएगी। ईशा ने अपने कपड़े निकाले और बाथटब का नल खोल दिया। अचानक उसकी नजर शीशे पर पड़ी और वो अपने आप को देखने लगी। उसका बदन संगमरमर की मूर्ति की तरह सफेद था और फूल की पंखुड़ियों से नाजुक। ईशा ने एक बार ध्यान से अपने चेहरे को देखा और अपनी आंखों पर नजर पड़ते ही वो न जाने कहां खो गई। अर्जुन उस दिन मेरी आंखों में आंखें डालकर देख रहा था तो मुझे क्या हो गया था? वो उस ड्रग का नशा था या उसकी आंखों का? ईशा के मन में होटल रूम की उस रात की धुंधली सी याद थी। उसने धीरे से अपने होठों और गर्दन पर उंगलियां फिराई और आंखें बंद कर ली। अचानक पानी छलकने की आवाज से ईशा की बेहोशी टूटी तो उसने देखा टब भर चुका है और पानी बह रहा था। ईशा धीरे से बाथ टब में उतर गई। ओह गॉड, मैं भी ये सब क्या क्या सोचती रहती हूँ। उसने अपने माथे पर हल्की सी चपत मारी और पानी में डूब गई। फिर भी अर्जुन के ख्यालों को ज्यादा देर वो अपने मन से दूर नहीं रख पाई। न जाने कब तक पानी में वो उसी तरह लेटी रही। तभी दरवाजे पर किसी ने नॉक किया। खट खट खट। जरूर माँ होगी। डैम इट, आज तो मैं ऑफिस जाने के लिए सॉलिड लेट हो गई। ईशा ने सोचा और कपड़े पहनते हुए बोली, आई माँ। उसने जल्दी से पजामा टी शर्ट पहना और जैसे ही दरवाजा खोला वो एक कदम पीछे हट गई। उसके चेहरे पर घबराहट के मारे पसीना आ गया था। ईशा के सामने रॉबिन खड़ा हुआ था। रॉबिन तुम यहाँ क्या कर रहे हो? बड़ी मुश्किल से ईशा के मुंह से कुछ लफ्ज निकले। रॉबिन जोर से हंसा। करना तो मुझे बहुत कुछ है, लेकिन फिलहाल तो इनवाइट करने आया हूँ। तुम यहाँ आए कैसे? माँ सिक्योरिटी। ईशा चिल्लाई तो रॉबिन ने कसकर उसे जकड़ लिया और अपनी भारी हथेली ईशा के होठों पर रख दी। एक शैतानी मुस्कान उसके चेहरे पर दौड़ गई। परेशान मत हो ईशा बेबी, इस वक्त यहाँ कोई नहीं आएगा। मैं तुम्हारे साथ हूँ और कोई मुझे डिस्टर्ब करे मुझे पसंद नहीं है, इसलिए मैंने पहले ही सबका इंतजाम कर दिया है। चिल्लाने का कोई फायदा नहीं, बस ध्यान से मेरी बात सुनो। ईशा घबराई हुई थी, फिर भी उसका दिल इस समय डर की बजाय नफरत से भर उठा। विदेशी सूट पहने, लग्जरी गाड़ियों में घूमने वाला और करोड़पति बिजनेसमैन का इकलौता बेटा होकर रॉबिन किसी के घर में जबरदस्ती घुस सकता है, कौन भरोसा करेगा? ईशा ने किसी तरह अपने आप को छुड़ाया और अपने डर को छुपाते हुए उसकी आंखों में आंखें डालकर बोली, उस दिन अर्जुन ने तुम्हारा जो हाल किया था इतनी जल्दी भूल गए? शर्म नाम की कोई चीज बची है या नहीं? रॉबिन चीख पड़ा, अर्जुन अर्जुन अर्जुन, तुम अब तक उसके नाम की रट लगाए हो। मैं जानता हूं कि वो तुम्हारे लिए काम नहीं करता।
ईशा बोली, अच्छा तो इसीलिए तुम्हारी हिम्मत होगी कि तुम मेरे घर तक चले आए और यहाँ मेरे रूम में घुसकर मुझसे जबरदस्ती करने लगे। तुम्हें क्या लगता है मैं उसे वापस नहीं बुला सकती? ईशा ने न जाने किस भरोसे पर यह बात कह दी और इसका असर भी रॉबिन के चेहरे पर साफ दिखाई दे रहा था। उसने एक कार्ड ईशा के हाथ में थमाते हुए कहा, मैं यहाँ किसी के साथ जबरदस्ती करने नहीं आया, तुम्हें इन्वाइट करने आया हूँ। इस बार का बेस्ट बिजनेसमैन ऑफ द ईयर का अवार्ड मेरे डैडी को मिला है, इसलिए उन्होंने पार्टी रखी है। एड्रेस और टाइम कार्ड पर मेंशन किया हुआ है। मुझे उम्मीद है तुम जरूर आओगी और हाँ, मेरे प्रपोजल के बारे में जरूर सोचना। ईशा ने कार्ड टेबल पर फेंकते हुए कहा, अब जाओ यहाँ से, मुझे ऑफिस के लिए देर हो रही है। रॉबिन कमरे से बाहर निकल गया, लेकिन ईशा का दिमाग अब भी झंझना रहा था। वो अपनी जगह से हिल भी नहीं पा रही थी। तभी उसकी मां दौड़ती हुई कमरे में आई और ईशा को गले लगा लिया। वो भी बहुत घबराई हुई थी। ईशा तुम ठीक हो ना? वो रॉबिन था ना, उसके आदमी बाहर सब पर बंदूक ताने खड़े थे। मां रोने लगी तो ईशा के भी आंसू निकल पड़े। मां तुम शांत हो जाओ, मैं सब ठीक कर दूंगी, ईशा ने कहा और मां के आंसू पोंछ दिए। अर्जुन के यहाँ से जाने के बाद ईशा को अजीब सा खालीपन लगने लगा था, इसलिए उसने अपनी मां को जयपुर से दिल्ली बुला लिया था अपने साथ रहने के लिए। लेकिन उसे नहीं पता था कि मां के सामने इतना बड़ा नाटक हो जाएगा। अब मां यही सब सोच सोचकर परेशान होती रहेंगी। ईशा सोच रही थी, तभी उसके दिमाग में एक ख्याल आया, क्यों ना अर्जुन को वापस बुला लूं। लेकिन क्या वो वापस आएगा? यही सब सोचते सोचते ईशा ऑफिस के लिए तैयार हुई और बिना ब्रेकफास्ट के ही घर से निकल गई। दोपहर तक अर्जुन प्रॉपर्टी डीलर्स के पास जाकर ठीक ठाक फ्लैट तलाशता रहा और दोपहर के बाद डॉक्टर माही के घर की तरफ चल पड़ा। रास्ते में उसने एक तस्वीर फ्रेम करवाई और गिफ्ट पैक करा ली। डॉक्टर माही ने दरवाजा खोला और मुस्कुराकर बोली, आओ अर्जुन, हम दोनों तुम्हारी बात कर रहे थे। ड्राइंग रूम में आकर अर्जुन ने देखा समीर आराम से सोफे पर लेटा टीवी देख रहा है। अर्जुन मैं तुझे याद कर रहा था, समीर लेटे लेटे ही बोला। माही ने उसे हिलने से मना कर रखा था। अर्जुन ने तस्वीर माही की तरफ बढ़ाते हुए कहा, डॉक्टर माही ये आपके लिए। माही गिफ्ट देखकर एक्साइटेड हो गई। अरे वाह अर्जुन, आई जस्ट लव गिफ्ट्स। लेकिन तुम अभी? गिफ्ट रैप खोलते हुए माही ने कहा। वो कहने में हिचकिचा रही थी कि अर्जुन के पास अभी पैसे नहीं है, फिर गिफ्ट लाने की क्या जरूरत थी। अर्जुन उसकी अधूरी बात समझकर बोला, नो वरीज डॉक्टर, आप सब सॉर्टेड है, लाइफ सेट है। ओह कांग्रेट्स अर्जुन, आई एम सो हैप्पी फॉर यू। माही मुस्कुराई। ये सुनकर समीर भी उठकर बैठ गया और बोला, भाई के लिए कोई गिफ्ट नहीं, लेकिन पहले बता कि जॉब कहाँ मिली तुझे। ये सुनकर अर्जुन एक पल के लिए सोच में पड़ गया, समीर को कैसे बताऊं। उधर अपने कैबिन में बैठी ईशा हाथ में फोन लिए सोच रही थी, अर्जुन को कैसे फोन करूं? क्या अब भी वो मेरे बुलाने पर आएगा? क्या सच में अर्जुन अब भी? अर्जुन समीर से मिलने के लिए डॉक्टर माही के यहाँ गया हुआ था, लेकिन जब समीर ने उससे उसकी जॉब के बारे में पूछा तो अर्जुन चुप हो गया। समीर ने अर्जुन की चुप्पी भांप ली। वो कुछ पूछने जा रहा था कि माही ने तस्वीर से पूरा रैप उतार दिया और चहकती बोली, ओह माय गॉड, दिस इज ऑसम, थैंक यू सो मच फॉर दिस लवली गिफ्ट। किसने बनाया इतना प्यारा पोर्ट्रेट? माही बोली जा रही थी। उसके चेहरे पर बेहद खुशी के कारण लाली छा गई थी। अर्जुन ने पूछा, तुम्हें पसंद आया? हाँ बहुत, माही ने अर्जुन से कहा। लेकिन बनाई किसने? बहुत बढ़िया आर्टिस्ट लगता है। अर्जुन ने कहा, आर्टिस्ट आपके सामने खड़ा है। ये मैंने उन दिनों में बनाई थी जब करने को कुछ था नहीं, मेरे पास आपको देने के लिए कुछ भी नहीं था, लेकिन मैं आपको एक थैंक यू गिफ्ट देना चाहता था, फिर मौका ही नहीं मिला। आज मौका मिला तो लेता आया। हाउ सो स्वीट ऑफ यू अर्जुन, यू आर सच एन आर्टिस्ट, माही ने कहा। ये एक छोटा सा स्केच था, लेकिन 8x10 की इस शीट पर अर्जुन ने डॉक्टर माही की पूरी खूबसूरती उतार दी थी। माही उसे लगातार देखी जा रही थी तो समीर बोला, अरे कोई मुझे भी तो दिखाओ, क्या है इस तस्वीर में? माही ने समीर के हाथ में तस्वीर दी थी और बोली, अर्जुन तुम बैठो, मैं तुम्हारे लिए बढ़िया सी कॉफी बना कर लाती हूँ। समीर तस्वीर देखते हुए धीरे से बोला, तू तो छुपा रुस्तम निकला यार। एक झटके में माही तुझ पर फिदा हो गई। अर्जुन ने समीर को चपत लगाते हुए कहा, चुपचाप बैठ और टीवी देख, ज्यादा दिमाग मत लगा। पहले तू मेरे सवाल का जवाब दे, कहाँ जॉब मिली? समीर ने कहा। अर्जुन थोड़ी देर चुप रहा, फिर बोला, मैंने जस्टिस गैंग ज्वाइन कर लिया है। समीर ने एक गहरी सांस छोड़कर कहा, मुझे पता था अर्जुन कि तू ऐसा ही कुछ करेगा, लेकिन क्या जरूरत थी यार, मैंने ही तुझे इस दलदल में धकेला है। ये कहते कहते समीर की आंखों में आंसू आ गए। अर्जुन ने प्यार से उसके बाल सहलाए और कहा, ऐसा कुछ नहीं यार, मैंने जो किया सोच समझ कर अपनी मर्जी से किया, और देख ऐसे मत रो, माही आने वाली होगी, क्या सोचेगी तुझे रोता हुआ देखकर। समीर ने झट से आंसू पोंछ लिए और शर्मा कर मुस्कुराते हुए बोला, तो क्या मर्द को दर्द नहीं होता? अच्छा तू ये सब छोड़ और मुझे अपने साथ लेकर चल। अर्जुन ने कोई जवाब नहीं दिया और किचन की तरफ देखते हुए आवाज लगाई, आ जाइए डॉक्टर माही, यहाँ टेंशन बढ़ रही है। माही मुस्कुराते हुए ट्रे लेकर आ गई। तीनों साथ बैठकर कॉफी पीने लगे और हल्की फुल्की बातचीत कर रहे थे। तभी अर्जुन का फोन बजा। अर्जुन ने जेब से फोन निकाला, तभी समीर की नजर फोन की स्क्रीन पर पड़ी और वो बोल पड़ा, अरे अब ये क्यों फोन कर रही है? अर्जुन खुद हैरान था, उसके फोन पर इस वक्त ईशा का कॉल आ रहा था। अर्जुन एक टक फोन की स्क्रीन को देख रहा था। अब उठा भी सही। समीर ने टोका तो अर्जुन को होश आया। उसने फोन उठा लिया। हेलो हेलो अर्जुन, मैं ईशा। ईशा ने कहा। अर्जुन कुछ रुक कर बोला, जी ईशा जी कहिए। ईशा ने एक पल की भी देरी किए बिना अपनी बात कह दी। अर्जुन एक्चुअली संडे को मुझे एक पार्टी में जाना है और मैं तुम्हें अपने कंपेनियन के तौर पर अपने साथ ले जाना चाहती हूँ, तुम चलोगे ना? ऐसा लग रहा था जैसे ईशा बहुत मजबूरी में इतनी पोलाइटली बातें कर रही थी। समीर फोन पर कान लगाए सारी बातें सुन रहा था। उनकी बातें सुन वो धीरे से बोला, अपने मतलब के लिए तो इसके मुंह से फूल झड़ने लगते हैं, मना करते अर्जुन, बिल्कुल मत जाना, सेल्फिश कहीं की। लेकिन समीर की उम्मीद के बिल्कुल उलट अर्जुन के मुंह से कुछ और ही निकला। ओके ईशा जी, लेकिन मैं कभी ऐसी पार्टीज में गया नहीं हूँ, ना ही मुझे अमीर लोगों के तौर तरीके आते हैं। ईशा की आवाज में तुरंत ही खुशी झलकी। डोंट वरी अबाउट दैट, आई विल मैनेज एवरीथिंग। अच्छा संडे को मिलते हैं, तुम अपना एड्रेस सेंड कर दो, आई विल पिक यू अप। इस वक्त अर्जुन के पास अपना तो कोई ठिकाना था नहीं, इसलिए उसने एड्रेस सेंड नहीं किया। उसने समीर की तरफ देखा जो सोफे के दूसरे कोने में ही मुंह फुलाए हुए बैठा था। क्या हुआ यार, थोड़ी सी हेल्प कर दूंगा तो क्या हो जाएगा? उसने तब मेरी मदद की थी जब मुझे सबसे ज्यादा जरूरत थी। अर्जुन ने समीर को समझाते हुए कहा। समीर भड़क उठा। उसे हेल्प नहीं कहते भाई, तूने दो बार उसकी जान बचाई थी और अपनी काबिलियत के दम पर तुझे वो नौकरी मिली थी। अब इसका ये मतलब नहीं है कि जब चाहे वो तुझे फायर कर देगी और फिर जब चाहे हेल्प मांग लेगी।
गुलाम है क्या तो किसी का? समीर की बात एक तरह से सही थी, लेकिन अर्जुन न जाने क्यों ईशा को मना नहीं कर सका। वो तो जैसे उसके फोन का ही इंतजार कर रहा था। अगले दिन भी अर्जुन घर ढूंढता रहा और शाम तक उसे एक ठीक ठाक फ्लैट मिल गया। सबसे पहले उसने ईशा को अपना नया एड्रेस सेंड किया। वो डिनर करने जा रहा था कि उसका फोन बजा। अननोन नंबर देखकर अर्जुन हिचका, फिर फोन उठा लिया। हेलो हेलो के भाई, के हाल है? दूसरी तरफ से लड़की की आवाज सुनाई थी। अर्जुन के चेहरे पर मुस्कान दौड़ गई। हेलो इंस्पेक्टर कविता, मैं ठीक हूँ, आप कैसी हैं? कविता अपनी पुराने अंदाज में उसकी बात टालकर बोली, हाल चाल बताने के वास्ते फोन ना किया, ये बताना था कि सक्सेना साहब ने केस क्लोज कर दिया है। अर्जुन की आंखें चमक उठी। अच्छा हाँ, और क्या, कतई बेसलेस केस लगाया था थारे खिलाफ। कविता बोली तो अर्जुन ने पूछा, लेकिन एफआईआर की किसने थी? कविता बिल्कुल धीरे से बोली, बलविंदर एंड कंपनी। लेकिन अर्जुन के मन में सवाल उठा, उसकी झड़प तो फेसलेस फाइटर्स के साथ हुई थी। कविता उसकी बात समझ गई। फेसलेस फाइटर के नाम का बिल फड़ा गया था बस, या शायद दोनों गैंग्स में कोई समझौता हुआ हो। सुन अर्जुन, उन फाइटर्स को पुलिस कई साल से ढूंढने की कोशिश कर रही है, लेकिन वे हाथ ही ना आते। इस केस में भी साफ कह दिया कि ऐसी कोई गैंग एग्जिस्ट ही ना करती, लेकिन पुलिस ने सब खबर है कि ये गैंग है और इसी शहर में है। अब तू ये बता, तूने खुद किसी ऐसे बंदे को देखा है मास्क वाले? हाँ हाँ मैंने देखा है, अर्जुन ने जल्दी से कहा। कविता बोली, बस तो फिर भाई तड़े पुलिस की मदद करनी पड़ेगी। बोल हाथ मिलाएगा? अगर उस गैंग का खात्मा कर दिया तो शहर में थारी धाक भी जम जाएगी और हमारा प्रमोशन भी हो जाएगा। क्या बोलता है तू? अर्जुन ने एक पल भी सोचे बिना जवाब दिया। डन कविता जी, मैं तैयार हूँ। बस तो फिर ठीक है, बात होगी फिर, ख्याल रखियो। इतना कहकर कविता ने फोन काट दिया। अर्जुन खुशी से उछल पड़ा। उसे एक बार फिर कानून की मदद करने का मौका मिल रहा था। उधर फेसलेस गैंग में खलबली मची हुई थी। एक गुमनाम जगह पर अंधेरी सी जगह में सभी फाइटर्स जमा हुए थे। गैंग के सरदार टाइगर ने उन सबको बुलाया था। इस गैंग में कोई किसी को न तो उसके असली नाम से जानता था, न ही कभी किसी ने एक दूसरे का चेहरा देखा था। बलविंदर के कहने पर टाइगर ने ही उसके गुंडों को ट्रेनिंग दी थी, लेकिन उन्हें मुंह की खानी पड़ी। तब टाइगर ने उन दोनों लड़कियों को भेजा था। टाइगर चिल्लाया, स्पैरोज, तुम दोनों से तो अपना काम ठीक से हुआ नहीं, लेकिन उस आदमी की ताकत का तो पता चल ही गया। अब बाकी फाइटर्स की ट्रेनिंग के वक्त तुम दोनों साथ रहोगी। ओके बॉस, दोनों ने एक साथ कहा। अपनी खुशी के हत्थे पर हाथ पटकते हुए टाइगर ने कहा, मैं उसे मसल कर रख दूंगा। टाइगर बौखलाया हुआ था। पहली बार किसी ने उसके फाइटर्स को ऐसे खुलेआम चुनौती दी थी। अर्जुन के खिलाफ एक बड़ी साजिश रची जाने लगी थी। उधर अर्जुन किसी और ही धुन में मस्त था। पलक झपकते ही संडे भी आ पहुंचा। शाम के 4 बजे अर्जुन की फ्लैट की घंटी बजी। वो घर पर ही था। उसने झटपट दरवाजा खोल दिया। उसे लगा कि सामने ईशा खड़ी होगी, लेकिन दरवाजे पर खड़े आदमी को देखकर वो 2 कदम पीछे हट गया और बोला, आप कौन, किसे ढूंढ रहे हैं? वो 20-22 साल का एक दुबला पतला सा लड़का था। उसने अर्जुन के हाथ में एक बड़ा सा बॉक्स थमाते हुए कहा, ये ईशा मैडम ने भेजा है, आज शाम की पार्टी के लिए 7 बजे तक रेडी हो जाइएगा सर। इतना कहकर वो वापस मुड़ा और तेजी से सीढ़ियां उतरकर वापस चला गया। अर्जुन बॉक्स को हाथ में थामे उसी तरह कुछ देर खड़ा रहा, फिर अंदर आ गया। उसने बॉक्स खोलकर देखा तो उसमें बहुत सारा सामान था, कपड़े, जूते, घड़ियां, परफ्यूम और न जाने क्या क्या। 5 बजे अर्जुन नहा कर आया और पार्टी के लिए तैयार होने लगा। ईशा ने उसकी पसंद और स्टाइल का खास ख्याल रखा था। अर्जुन ने पहले ही कह दिया था कि उसे बड़े लोगों के तौर तरीके नहीं आते, इसलिए कपड़े भी उसी के स्टाइल के सिलेक्ट किए थे, लेकिन ये सब विदेशी ब्रांड्स थे, बेहद महंगे। अर्जुन ने ब्लू डेनिम के साथ ब्लैक टी शर्ट पहनी और ऊपर से जैकेट डाल ली। क्लीन शेव चेहरे पर आज अलग ही ग्लो था। वैसे भी अर्जुन की पर्सनैलिटी ऐसी थी कि वो हमेशा ही किसी फिल्मी हीरो की तरह दिखाई देता था, लेकिन आज तो बात ही कुछ और थी। उसने एक बार फिर आईने पर नजर डाली और ईशा का इंतजार करने लगा। ठीक 6:30 बजे फोन बचा। फोन ईशा का था। हेलो ईशा जी, एक्साइटमेंट के बावजूद अर्जुन ने बिल्कुल नॉर्मल आवाज में कहा। उधर से ईशा बोली, आई एम सो सॉरी अर्जुन, मैं तुम्हें पिक करने नहीं आ पाऊंगी। यहाँ ऑफिस में कुछ जरूरी काम आ गया है, लेकिन मैंने ड्राइवर भेज दिया है, तुम उसके साथ आ जाना। ओके ईशा जी, अर्जुन ने कहा और फोन काट दिया। उसे ये बात थोड़ी बुरी तो लगी, लेकिन कुछ किया नहीं जा सकता था। कुछ ही देर बाद ड्राइवर उसके दरवाजे पर था। एक BMW कार उसे लेने आई थी। होटल के गेट पर पहुंचकर अर्जुन ने देखा, एक से बढ़कर एक महंगी कार्स की लाइन लगी हुई है और दिल्ली के सबसे बड़े बड़े बिजनेसमैन वहां आ रहे थे। होटल को आज बहुत ही शानदार ढंग से सजाया गया था। जितने पैसे मेरी जेब में रहते हैं उतने की तो ये लोग चाय पी लेते होंगे, यहाँ तो लोग पैसा जलाने ही आते हैं, उसने सोचा। तभी उसकी निगाह मेन गेट पर लगे एक बोर्ड पर पड़ी, मल्होत्रा ग्रुप्स ऑफ इंडस्ट्री इज वेलकमिंग यू। अर्जुन का माथा ठनका। उसने एक वेटर को पकड़कर पूछा, किसकी पार्टी है ये? सर, मनोहर रामेंद्र मल्होत्रा जी, मल्होत्रा ग्रुप वाले, उसने जवाब दिया। ओह, तो इसलिए ईशा ने मुझे यहाँ बुलाया है। जाहिर है बाप की पार्टी में बेटा भी होगा, और बेटा होगा तो खैर मुझे क्या। अर्जुन ने जैसे ही कदम आगे बढ़ाया और अंदर जाने लगा, सिक्योरिटी ऑफिसर ने उसे रोक दिया। सर, इन्विटेशन कार्ड। ओह, आई थिंक आई फॉरगॉट दैट। अर्जुन ने दिमाग पर जोर डालकर सोचते हुए कहा। उसे लगा कहीं बॉक्स में दूसरे सामान के साथ ईशा ने कार्ड भेजा हो और उससे मिस हो गया हो। नाम बताइए सर, आई चेक मैन्युअली, गार्ड ने पूछा। अर्जुन प्रताप सिंह, अर्जुन ने कहा। आई एम सॉरी सर, बट यू आर नॉट इनवाइटेड। सिर्फ 100 लोगों को ही इनवाइट किया गया है और उनमें आपका नाम नहीं है, वो बोला। अर्जुन को लगा जैसे ये सिक्योरिटी ऑफिसर उस पर हंस रहा है। तभी पीछे कोई आया और अर्जुन गेट से हट गया। तो क्या ईशा ने सिर्फ मेरी इंसल्ट करने के लिए यहाँ बुलाया है? अर्जुन को कुछ समझ में ही नहीं आ रहा था। कहाँ थी ईशा और उसने अर्जुन के साथ ऐसा क्यों किया? क्या फेसलेस फाइटर्स अपनी साजिश में कामयाब होंगे या अर्जुन पहले ही उनका काम तमाम कर देगा? Can a natural snack keep your hair care on track? Ayurveda says almonds naturally help promote hair growth. So grab a handful of almonds today, every day. Tomorrow begins today.
होटल के बाहर की यार्ड में खड़ा अर्जुन सिर झुकाए कुछ सोचने में बिजी था। उसे आसपास खड़े लोगों की कानाफूसी सुनाई दे रही थी। एक कपल भी वहां पर था। वे दोनों एक दूसरे की बाहों में बाहें डाले खड़े थे। उनका इनविटेशन चेक हो चुका था, लेकिन वे अंदर नहीं जा रहे थे, बल्कि आने वाले लोगों को अर्जुन की तरफ इशारा करके पूरी बात बता रहे थे और हंस रहे थे। देखो तो ऐसी भोली सूरत बनाकर लोग चले आते हैं, एक लड़की ने कहा तो दूसरा गेस्ट बोला, लग रहा है ये कपड़े भी किराए पर लेकर आया था कि शायद इस ग्रैंड पार्टी में एंट्री मिल जाए तो पैसा वसूल कर ले। उसकी बात सुनकर सब हंस पड़े। अर्जुन ने सोचा अब मुझे चलना चाहिए, लेकिन उसका दिल नहीं मान रहा था। उसे लग रहा था देर से ही सही आयशा आएगी जरूर, और जब आएगी तब उससे सबके सामने ही जवाब मांगेगा अपनी इस बेइज्जती का। तभी सिक्योरिटी ऑफिसर ने कहा, सर आप खड़े खड़े क्या सोच रहे हैं, जाइए यहाँ से। अचानक एक ब्लैक ऑडी यार्ड में आकर रुकी। सब उस तरफ देखने लगे। गाड़ी से उतरी एक खूबसूरत हसीना सफेद गाउन में वो आसमान से उतरी अप्सरा सी दिखाई दे रही थी। क्या ये कोई एक्ट्रेस है? लोग आपस में बात कर रहे थे, लेकिन अर्जुन अब भी अपनी जगह पर खड़ा सोच में डूबा हुआ था। वे दोनों भी जल्दी से उस हसीना के पास जाकर उससे बात करने की कोशिश करने लगे, जो कुछ देर पहले अर्जुन की बेइज्जती कर रहे थे। लेकिन वो लड़की बिना किसी की तरफ देखे सीधी बढ़ती गई और अर्जुन के कंधे पर हाथ रख दिया। कौन? अर्जुन पलटा। लड़की ने अर्जुन के हाथों में हाथ डालते हुए कहा, चलो अर्जुन हमें देर हो रही है। लेकिन ईशा। अर्जुन कुछ कहने वाला था, इतने में बहुत से लोग ईशा के पास आ गए। अरे ये तो ईशा सरीन है, किसी ने कहा तो सबको जैसे होश आया। होटल का सिक्योरिटी स्टाफ ईशा को वेलकम करने के लिए दौड़ा। ईशा ने इनविटेशन कार्ड निकालकर सिक्योरिटी गार्ड के हाथ में थमाया और अर्जुन की बाह पकड़कर अंदर जाने लगी। तो वो बोला, ईशा मैम ये सर के पास इनविटेशन कार्ड नहीं है। ईशा ने अपनी बड़ी बड़ी आंखों से घूर कर देखते हुए कहा, जरा ठीक से इनविटेशन पढ़ो, गेस्ट अपने साथ अपने पार्टनर को लेकर आ सकते हैं। वैसे आपके बर्ताव के लिए मैं कंप्लेन जरूर करूंगी, आपके सुपीरियर से 5 स्टार होटल्स में ऐसे रिडिक्यूलस सिक्योरिटी। ओह यस मैम, आई एम सो सॉरी मैम। वो कहता ही रह गया और ईशा अर्जुन की बाहों में बाहें डाल हॉल के अंदर चली गई। हॉल के भीतर ऐसा माहौल था कि एक पल के लिए अर्जुन को लगा वो दूसरी दुनिया में आ गया है। अमीर लोगों की बनावटी दुनिया। पार्टी में आई सारी औरतें खूबसूरत दिखने का जतन कर रही थी, भले ही उनकी उम्र ने उनका साथ छोड़ दिया हो। वहीं आदमी अपनी अमीरी की शान दिखा रहे थे। जैसे ही ईशा ने हॉल में एंट्री की, सबकी नजरें उसकी तरफ उठ गई। अब जाकर अर्जुन ने भी ईशा को ध्यान से देखा। अर्जुन को लगा जैसे अब उसकी सांसें ही रुक जाएंगी। आज की शाम इस पार्टी की सबसे खूबसूरत हसीना उसके साथ थी। अर्जुन ने धीमे से ईशा के कान में कहा, ईशा जी मुझे बता तो दीजिए मैं यहाँ किस लिए आया हूँ, ताकि खुद को मेंटली प्रिपेयर कर सकूं। यू जस्ट बी विद मी। ईशा ने उसकी आंखों में देखते हुए कहा। तभी सामने से रॉबिन आता हुआ दिखाई दिया। अर्जुन को देखकर ही उसकी आंखें गुस्से से लाल हो चुकी थी। हेलो रॉबिन, ईशा ने मुस्कुराकर कहा। व्हाट इज दिस ईशा, तुम इसे यहाँ भी अपने साथ ले आई? रॉबिन गुस्से से तमतमाया हुआ था। ईशा बड़े प्यार से बोली, मैं अपने साथी को लेकर ही तो आई हूँ इस पार्टी में, और बाय द वे मैं यहाँ आ गई, ये क्या कम है? रॉबिन दांत पीसते हुए बोला, ये तुम्हारा बॉडीगार्ड है, कोई साथी नहीं। ईशा की टोन अब कुछ भारी हो गई और वो रॉबिन को वार्निंग देते हुए बोली, माइंड योर ऑन बिजनेस मिस्टर रॉबिन, अर्जुन मेरा फियांसे है, माय ट्रू कंपेनियन। ईशा की बात सुनते ही रॉबिन को तगड़ा झटका लगा। रॉबिन तो क्या खुद अर्जुन को भी झटका लगा था। फियांसे? व्हाट रबिश, डोंट टॉक नॉनसेंस ईशा, ही इज जस्ट अ। रॉबिन गुस्से के मारे आगे कुछ बोल ही नहीं पाया। उसके हाथों की मुट्ठियां कस गई थी और वो पैर पटकता हुआ वहां से चला गया और ईशा अर्जुन का हाथ पकड़कर डांस फ्लोर पर ले गई। लेकिन अर्जुन अब तक उस झटके से उभरा नहीं था। ईशा उसकी आंखों में आंखें डालकर डांस कर रही थी। उसके दोनों हाथ अर्जुन के कंधों पर थे और अर्जुन के हाथ ईशा की कमर पर। दोनों ही डूब चुके थे। ये म्यूजिक का जादू था या कुछ और, दोनों में से किसी को भी पता नहीं था। डांस के बाद ईशा अर्जुन को अपने साथ लाई और वेटर से वाइन लाने के लिए कहा। लोग उन दोनों को देखकर अजीब से चेहरे बना रहे थे। कोई भी ये मानने को तैयार नहीं था कि कल तक जो ईशा का बॉडीगार्ड था आज उसका फियांसे बन गया है। ईशा सरासर झूठ बोल रही है। एक औरत आंखें घुमाते बोली। उसके साथ में एक कम उम्र की लड़की थी। वो अर्जुन को देखे जा रही थी। बोली, जो भी हो बंदा है तो बहुत हॉट। यूं ही थोड़ी ईशा सरीन का दिल इस पर आ गया। आज की ये पार्टी भले ही रॉबिन के डैड की हो, लेकिन सबका ध्यान सिर्फ ईशा और अर्जुन पर ही लगा था और वे दोनों एक दूसरे के साथ ये शाम एंजॉय कर रहे थे। तभी रॉबिन वहां फिर आ गया और अर्जुन से बोला, यहाँ की सबसे सस्ती वाइन की कीमत भी तेरे महीने भर की सैलरी से ज्यादा होगी। ईशा ने गिलास टेबल पर पटका और झटके से उठ खड़ी हो गई। तुम नहीं मानोगे, आई एम लिविंग, चलो अर्जुन। ईशा ने अर्जुन का हाथ पकड़ा और बाहर की तरफ जाने लगी। तभी रॉबिन के डैडी यानी मनोहर रामेंद्र मल्होत्रा उसके सामने आ गए। ईशा माय डियर, इतनी जल्दी जा रही हो? अभी तो पार्टी शुरू भी नहीं हुई। ईशा को चाहे रॉबिन से जितनी भी नफरत हो, वो रॉबिन के डैडी की इज्जत करती थी। आखिर वो उसके डैडी के बहुत अच्छे दोस्त थे। ईशा ने उनकी बात मान ली। ठीक है अंकल, आप कहते हैं तो मैं रुक जाती हूँ। अच्छा चलो, मेरे साथ अपनी सक्सेस के लिए टोस्ट करना है। तुम रहोगी तो मुझे लगेगा मेरा दोस्त देवन मेरे साथ है। मनोहर मल्होत्रा ने कहा और ईशा का हाथ थाम लिया। ईशा मुस्कुराते हुए बोली, चलिए अंकल। उसने अर्जुन को इशारा किया और अर्जुन समझ गया कि ईशा उसे वहीं रुकने के लिए कह रही है। जब ईशा चली गई तो अर्जुन वहीं पास में एक चेयर खींचकर बैठ गया। वेटर उसके लिए वाइन ले आया। अर्जुन ईशा के साथ पहले ही काफी पी चुका था। शराब का सुरूर उसकी आंखों में झलकने लगा था। मनोहर मल्होत्रा अपनी सक्सेस के लिए टोस्ट कर रहे थे और सबका ध्यान वहीं लगा हुआ था। लेकिन अर्जुन का इस सब में कोई इंटरेस्ट नहीं था। वो आराम से बैठकर अपनी ड्रिंक एंजॉय कर रहा था। कुछ देर बाद अर्जुन की ड्रिंक खत्म हो गई थी और उसे वॉशरूम जाने की भी जरूरत महसूस हो रही थी। वो उठा और वॉशरूम की तरफ जाने लगा। तभी एक लड़की आकर उसे टकरा गई। उसने अपने हाथ में एक वाइन ग्लास पकड़ा हुआ था। वाइन का ग्लास अर्जुन के कपड़ों पर गिरने ही वाला था कि अर्जुन जल्दी से पीछे हट गया। वाइन ग्लास फर्श से टकराया और चूर-चूर हो गया। लेकिन अर्जुन का रिएक्शन इतना तेज था कि लड़की भी चौंक गई। आई एम सॉरी, आई एम रियली सॉरी, वो मेरी हील्स। वो लड़की जल्दी से बोली और अपनी सैंडल उतार दी। उसकी हील टूट गई थी। तो अर्जुन ने कहा, इट्स ऑल राइट मैडम, मैं ठीक हूँ। वो जाने लगा तो लड़की फिर से अर्जुन के सामने आकर खड़ी हो गई और बोली, मैं आपके लिए एक ड्रिंक ले आती हूँ, फिर हम साथ बैठ सकते हैं। वैसे मेरा नाम शनाया है और आप? अर्जुन बोला, थैंक यू शनाया जी, लेकिन अभी मैं वॉशरूम की तरफ जा रहा था। लेकिन वो लड़की जैसे कुछ और ही ठान कर आई थी। जैसे ही अर्जुन ने 2 कदम आगे बढ़ाए वो चीख पड़ी, आउच, इट्स हर्टिंग, प्लीज समवन हेल्प मी।
अर्जुन को रुकना पड़ा और पलटकर देखा तो वाइन ग्लास का कांच लड़की के पैर में धंस गया था। उसके पैर से खून बहने लगा था। अर्जुन ने इधर उधर देखा और कोई वेटर दिखाई नहीं दिया तो मन मारकर शनाया की तरफ उसकी हेल्प करने के लिए बढ़ा। शनाया जैसे तैयारी खड़ी थी, एक पैर ऊपर किए वो अर्जुन से लिपट गई और बोली, प्लीज मुझे मेरी कार तक पहुंचा दो, लगता है हॉस्पिटल जाना पड़ेगा। अर्जुन के पास अब कोई चारा नहीं था। उसने शनाया को सहारा देने के लिए उसकी कमर में हाथ डाला ही था कि पीछे से ईशा की आवाज सुनाई थी, अर्जुन ये क्या कर रहे हो तुम? अर्जुन ने पलटकर देखा तो थोड़ा घबरा गया। ईशा के गोरे से चेहरे पर इस वक्त गुस्से की लाली थी। वो मैं इसकी हेल्प कर रहा था, अर्जुन बोला। तभी रॉबिन भी वहां पहुंचा और जोर से ताली बजाकर हंसते हुए बोला, ईशा तुम्हारा फियांसे तो गया। ईशा ने जलती हुई आंखों से अर्जुन को देखा। इतने में शनाया सुबकते बोली, ये आदमी झूठ बोल रहा है, ये मेरी कोई हेल्प नहीं कर रहा था बल्कि मेरा फायदा उठाना चाह रहा था। मेरी हील्स टूट गई थी और मेरे पैर में कांच लग गया था, तभी इसने मेरी हालत का फायदा उठाते हुए मेरी कमर में हाथ डाल दिया। देखो इसे, ये नशे में धुत है। और शनाया रोने लगी तो रॉबिन फिर बोला, ओह बेबी डोंट क्राई, शायद अर्जुन ने तुम्हें ईशा समझ लिया होगा, तुमने भी तो व्हाइट ड्रेस पहन रखी है। फॉरगिव हिम, इट मस्ट बी मिसअंडरस्टैंडिंग, है ना अर्जुन? अब तक अच्छी खासी भीड़ वहां इकट्ठा हो गई थी। रॉबिन की बात सुनकर सब हंसने लगे तो ईशा जोर से चिल्लाई, कोई अर्जुन को भी कुछ बोलने का मौका देगा? ईशा की बात सुनकर अर्जुन को कुछ सहारा मिला, लेकिन शनाया पहले ही बोलने लगी, आप अभी इस लफंगे की साइड ले रही हैं। शट अप यू लायर। अर्जुन जोर से गरजा तो शनाया घबरा कर चुप हो गई। अर्जुन ने ईशा से कहा, ये जानबूझकर मुझसे टकराई और ये सब नाटक करने लगी, मुझे भरोसा है कि इसे किसी ने ये सब करने के लिए ही यहाँ बुलाया है। अर्जुन ने रॉबिन की तरफ देखा। रॉबिन गुस्से से पागल उठा, सिक्योरिटी यहाँ आओ और इस गुंडे को यहाँ से बाहर निकालो। अर्जुन ने हाथ उठाया और रॉबिन का चिल्लाना बंद हो गया। मेरी बात अभी खत्म नहीं हुई, मैं अपनी सफाई दे दूं फिर खुद ही यहाँ से चला जाऊंगा, अर्जुन ने कहा और ईशा का हाथ पकड़कर उसे अपने करीब खींच लिया। उसकी आंखों में आंखें डालकर देखते हुए कहा, मैं ईशा से प्यार करता हूँ और चाहे कितने भी नशे में क्यों न रहूं, उसे पहचानने में गलती नहीं कर सकता। और ये लड़की झूठ बोल रही है, इसका सबूत तो सीसीटीवी कैमरा ही दे सकता है। अर्जुन ने ईशा को हॉल से अपने से अलग किया और बोला, इस हॉल में 8 दरवाजे हैं, 36 सिक्योरिटी कैमरे लगे हैं, 22 टेबल्स हैं, 48 औरतें और 60 मर्द हैं, 45 वेटर्स हैं और सामने जो काउंटर है वहाँ इस वक्त 324 वाइन ग्लास रखे हुए हैं और 280 विस्की ग्लास, चाहो तो गिन लो। अर्जुन प्रताप सिंह हमेशा होश में रहता है, माइंड इट। अर्जुन की बात सुनकर सब सन्नाटे में आ गए और शनाया धीरे से वहां से खिसक ली, लेकिन सबसे बड़ा झटका ईशा को लगा था। अर्जुन ने अभी अभी जो कहा था, क्या वो सच था? क्या यही था अर्जुन का इजहार मोहब्बत? बहुत से लोग अर्जुन और ईशा के आसपास इकट्ठा हो गए थे। अर्जुन ईशा का फियांसे है, ये बात किसी को भी पच नहीं रही थी और अब रॉबिन को गुस्से में देखकर लोग यही सोच रहे थे कि अब शायद हाई वोल्टेज तमाशा देखने को मिलेगा। शनाया नाम की इस झूठी लड़की को भी रॉबिन के एक दोस्त ने ही कहा था अर्जुन को फंसाने के लिए, लेकिन यहाँ सबकी चालें उल्टी पड़ गई थी और अर्जुन बेदाग साबित हुआ था। जब सभी लोग यहाँ तमाशा देखने के लिए इकट्ठे हो गए थे, एक लड़की कोने में पड़े एक सोफे पर बैठी हुई थी। अर्जुन का ध्यान बार बार उसकी तरफ जा रहा था। उसकी उम्र मुश्किल से 19 साल होगी, लेकिन जिस तरह से वो ईशा को देख रही थी ऐसा लगता था जैसे वो ईशा से नफरत करती हो। अर्जुन ने अपनी बात खत्म की तो लोगों के मुंह खुले के खुले रह गए। फिर भी उसने जो कुछ कहा था उस पर चाहे सब भरोसा करते रहे, रॉबिन मानने के लिए तैयार नहीं था। उसने आकर अर्जुन की कॉलर पकड़ ली। अपनी बकवास बंद कर, ये सब बोलकर तू साबित क्या करना चाहता है? तू ना तो कल ईशा के लायक था, ना आज है, ना कभी होगा, समझा? अर्जुन ने रॉबिन की दोनों कलाइयां पकड़ के झटके से उसे खुद से दूर कर दिया और ईशा का हाथ पकड़ते हुए बोला, मैं ईशा से प्यार करता हूं और ईशा मुझसे, बस इतना काफी है इस रिश्ते के लिए। रॉबिन ने अर्जुन के हाथ से ईशा का हाथ छुड़ाया और बोला, ईशा ये तुम ठीक नहीं कर रही हो, ये तुम्हारे लायक नहीं है, ये किस मामले में मुझसे बेहतर है? देखो ईशा, तुम जो कहोगी मैं वो करूंगा, तुम्हारी हर इच्छा मेरी सर आंखों पर रहेगी। ईशा ने अपना हाथ छुड़ाया और अर्जुन का हाथ पकड़ लिया। रॉबिन, मुझे समझ में नहीं आता कि तुम क्यों मेरे पीछे पड़े हो। मैं बचपन से तुम्हें सिर्फ अपना अच्छा दोस्त मानती थी और अब तो वो भी नहीं। ईशा ने एक बार चारों तरफ देखा फिर बोली, और यहाँ सीन क्रिएट करने का कोई मतलब नहीं है रॉबिन, मुझे अब चलना चाहिए। एक बात याद रखना कि तुम मुझे कभी नहीं पा सकते, चाहे कुछ भी हो जाए। ईशा ने बहुत ही कड़े लफ्जों में रॉबिन से ये बात कही थी। रॉबिन के चेहरे से लग रहा था कि ईशा की बात सुनकर वो रो ही देगा। ईशा को कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि इतनी हिम्मत इसके अंदर कहां से आई। शायद ये अर्जुन की वजह से था जो उसके साथ उसका हाथ थामे खड़ा था। ईशा ने रॉबिन को आखिरी बार समझाते हुए कहा, देखो रॉबिन, तुम चाहे कुछ भी सोचते हो, लेकिन मैं तुम्हारा कभी बुरा नहीं चाहती। तुम अपनी जिंदगी में आगे बढ़ो, खूब तरक्की करो, अपने लिए कोई अच्छी सी लड़की ढूंढ लो और खुश रहो। रॉबिन कुछ देर के लिए खामोश हो गया था। ईशा जाने के लिए पलटी तभी एक लड़की की आवाज सुनाई दी। भाई, सबके साथ साथ ईशा की भी नजर उस पर पड़ी, अर्जुन की भी। अर्जुन ने देखा ये तो वही लड़की है जो काफी देर से ईशा को देख रही थी। भीड़ को चीरती हुई वो लड़की आगे आई और रॉबिन के सामने आकर खड़ी हो गई। अब सभी की नजरें ईशा की बजाय उसी पर टिकी हुई थी। ना कोई फैंसी गाउन, ना ही हैवी मेकअप। वो लड़की बहुत ही ऑर्डिनरी ड्रेस में बेहद खूबसूरत लग रही थी, एकदम नेचुरल ब्यूटी। उसे आते देख ईशा मुस्कुराकर बोली, राशि कैसी हो तुम? ईशा ने बहुत प्यार से ये सवाल पूछा था, लेकिन राशि ने बस उसे एक नजर घूर कर देखा और कोई जवाब नहीं दिया। फिर रॉबिन से बोली, भाई चलो यहाँ से, राशि तुम जाओ और अपना काम करो। रॉबिन चाहकर भी उस पर गुस्सा नहीं कर पा रहा था। राशि उसका हाथ पकड़कर बोली, क्या मजा आता है आपको बार बार अपनी इंसल्ट कराने में? इस बार मैं आपको यहाँ से लेकर ही जाऊंगी, अब आप मेरे साथ जयपुर चलेंगे। रॉबिन ने उससे हाथ छुड़ाते हुए कहा, नहीं राशि, अब मेरी और ज्यादा इंसल्ट नहीं होगी, तुम देखना अब मैं आगे आगे क्या करता हूँ। फिर ईशा से बोला, बहुत घमंड है ना तुम्हें अपनी काबिलियत पर, महीने भर के अंदर तुम्हारी कंपनी पर मेरा हक होगा, देख लेना मैं तुमसे सब कुछ छीन कर रहूंगा। ईशा सरीन, इन योर ड्रीम्स रॉबिन। ईशा के होठों पर टेढ़ी स्माइल थी। रॉबिन हंसा, आज तक मैं सपना ही तो देख रहा था तुम्हें पाने का, अब नो मोर ड्रीम्स, अब तुम सपने देखो। और ये तुम्हारा 2 कौड़ी का बॉडीगार्ड ये भी जल्दी ही सपने से बाहर आ जाएगा। और हाँ, तुमने इसे शायद ये नहीं बताया कि मैंने इसे लॉकअप से निकलवाया था तुम्हारे कहने पर। कहकर रॉबिन जोर से हंसा। अर्जुन शॉक रह गया ये सब सुनकर।
ईशा ने कसकर अर्जुन का हाथ थामा और हॉल से बाहर निकल आई। बाहर आते ही दोनों ने एक दूसरे की तरफ देखा और दोनों के मुंह से एक साथ निकला, आई एम सॉरी। फिर दोनों हंस पड़े। ईशा बोली, पहले तुम बताओ, व्हाई आर यू सेइंग सॉरी? अर्जुन ने कहा, मेरी वजह से आज यहाँ ये सब। ईशा बोली, एग्जैक्टली, इसीलिए मैं तुमसे सॉरी बोलना चाहती हूँ। मेरी वजह से तुम्हें ये सब कुछ सुनना पड़ा, लेकिन थैंक्स मेरा साथ देने के लिए। अर्जुन ने कहा, जो आपने मेरे लिए किया उसके बदले मैं हमेशा आपके लिए हाजिर रहूंगा। आपने मेरे लिए रॉबिन से बात की। इट्स ओके अर्जुन, लीव द टॉपिक, चलो घर चलते हैं। ईशा ने अर्जुन का हाथ थाम लिया और कार की तरफ बढ़ी। तभी राशि उसके सामने आकर खड़ी हो गई। मुझे तुमसे कुछ जरूरी बात करनी है ईशा। हाँ राशि बोलो, ईशा ने कहा। राशि ने सीधे मुद्दे पर आते हुए कहा, मैं चाहती हूँ मेरा भाई तुम्हारा पीछा छोड़ दे। वो तो मैं भी चाहती हूँ, ईशा ने कहा तो गुस्से की एक लपलपाती आग राशि की आंखों में जल उठी। एंड आई हेट यू फॉर दैट। खैर यहाँ मैं तुम्हारे साथ एक डील करने के लिए आई हूँ। ये कहते हुए राशि ने ईशा की तरफ हाथ बढ़ाया तो अर्जुन बीच में आ गया। यू कांट टच हर, उसने कहा। न जाने क्यों उसे शुरू से ही राशि के इरादे खराब लग रहे थे। राशि ने अपना हाथ पीछे हटा लिया और अर्जुन को सिर से पैर तक घूरती बोली, मिस्टर बॉडीगार्ड, क्या मैं आपकी मैडम से 2 मिनट भी बात नहीं कर सकती? वैसे कहानी तुम दोनों ने बहुत बढ़िया बनाई है। अर्जुन को गुस्सा आ रहा था। ये लड़की थी तो जरा सी, लेकिन जहर बिल्कुल रॉबिन की तरह उगल रही थी। ईशा ने अर्जुन को इशारा किया और राशि से बोली, कैसी डील राशि? राशि ने ईशा से कहा, भाई तुम्हें बर्बाद करना चाहता है और मैं चाहती हूँ वो तुम्हारे बारे में सोचना छोड़ दे। अगर वो अपनी प्लानिंग में फेल हो जाता है तो फैमिली प्रेशर में उसे जयपुर लौटना पड़ेगा। डैडी चाहते हैं वो जयपुर का बिजनेस संभाले, लेकिन सिर्फ तुम्हारे पीछे। खैर इस बार मैं चाहती हूँ मेरा भाई हार जाए, मैं तुम्हारा साथ दूंगी ईशा। ईशा को कुछ देर के लिए इस बात पर भरोसा नहीं हुआ। फिर उसने राशि से कहा, ओके डील। ईशा और अर्जुन उसकी कार की तरफ बढ़े ही थे। एक आदमी जल्दी जल्दी चलता हुआ अर्जुन की तरफ आया। अर्जुन, कैन आई टॉक टू यू फॉर अ सेक? आई एम माधवन। अपने वजन की वजह से वो इतना चलने में ही हाफ गया था। अर्जुन उसे देखकर सिर हिलाया तो वो आके बोला, तुम एक बॉडीगार्ड हो ना, क्या तुम मेरे लिए काम करोगे? अर्जुन ने कहा, तुम वही हो ना जो यहाँ खड़े होकर मुझ पर हंस रहे थे। आई एम सॉरी, मैं उन लोगों के लिए काम नहीं करता जो इंसान की कीमत उसके पर्स के वजन से लगाते हैं। अर्जुन उसकी बात सुने बिना ही कार में बैठ गया और ईशा ने ड्राइवर को इशारा कर दिया। जल्दी ही कार होटल कंपाउंड से बाहर निकल गई। ईशा ने अर्जुन का हाथ अपने हाथ में लेकर पूछा, आगे बहुत बड़ी लड़ाई मेरे सामने है, तुम मेरा साथ दोगे ना? मैं हर पल आपके साथ हूँ, अर्जुन ने कहा। रात के करीब 12 बज चुके थे, लेकिन उसका दिल कह रहा था कि ईशा बस इसी तरह उसके पास बैठी रहे। अगली सुबह जब अर्जुन ब्लू विजन कंपनी के हेड ऑफिस पहुंचा तो पूरे ऑफिस में खलबली मच गई कि अर्जुन वापस आ गया है। अभी पिछले हफ्ते ही तो उसे निकाला गया था। मैम ने तो दूसरा बॉडीगार्ड हायर कर लिया था ना, फिर ये कैसे? इस तरह की बातें पूरे ऑफिस में चल रही थी। कल शाम की पार्टी की खबर यहाँ तक भी पहुंच चुकी थी कि किस तरह ईशा ने अर्जुन को अपना फियांसे बताया था। ये खबर वाकई चौंकाने वाली थी, लेकिन सबसे ज्यादा झटका तो मेघा को लगा। ऑफिस आने के बाद भी अर्जुन ने उससे मिलने या बात करने की कोशिश नहीं की। वो हर वक्त छाया की तरह ईशा के साथ रहता था। ईशा ने एक बार फिर अर्जुन का ठिकाना अपने बंगले पर ही शिफ्ट करवा लिया था। वे दोनों साथ ही ऑफिस आते और साथ ही बाहर निकलते। मेघा ने भी ये सोचकर अपने दिल को समझा लिया कि अगर अर्जुन खुश है तो वो भी खुश है। उसने अपने आप को अर्जुन और ईशा के बीच से हमेशा के लिए हटा लिया था। एक शाम ईशा जब घर पहुंची तो टेंशन में लग रही थी। सारे रास्ते उसने अर्जुन से बात नहीं की थी। घर पहुंचकर अर्जुन ने पूछा, किस बात की इतनी चिंता कर रही हैं ईशा जी? रॉबिन कितना भी कह ले, लेकिन बिजनेस काबिलियत से ही चलता है। उसके धमकी देने से क्या आपकी काबिलियत कम हो जाएगी? अपने आप पर भरोसा रखिए और उतार चढ़ाव तो लगा ही रहता है। अर्जुन ने बिल्कुल सही पहचाना था। एक छोटा सा नुकसान ईशा को अंदर तक डरा गया था, लेकिन अर्जुन की बात सुनकर उसे अपने अंदर एक नया कॉन्फिडेंस महसूस हुआ। उसने मुस्कुराकर कहा, नॉट बैड मिस्टर अर्जुन, तुम तो बिजनेस के बारे में भी समझते हो। मसल्स के साथ दिमाग भी मजबूत है। अर्जुन ने कहा, दिमाग तो मजबूत है तभी तो यहाँ हूँ। आपको क्या लगता है कि सिर्फ बाल लंबे होने से ही अकल आती है? ईशा समझ गई कि सेंटेंस का दूसरा हिस्सा उस पर एक कमेंट था। वो भौं चढ़ाकर नकली गुस्सा दिखाते हुए बोली, आई एम योर बॉस अर्जुन, डोंट फॉरगेट दैट। दैट्स द थिंग आई लव द मोस्ट अबाउट माय जॉब। मैं कैसे भूल सकता हूँ कि ईशा सरीन मेरी बॉस है। अर्जुन ने शरारत से कहा तो ईशा मुस्कुराती। इन दिनों अर्जुन की जिंदगी में सब कुछ ठीक चल रहा था। समीर का घाव भर चुका था और उसके घाव तो लगभग ठीक हो चुके थे। एक रात वो रात की कसरत खत्म करके अपने कमरे में जाकर आराम से सो गया। ईशा भी सो चुकी थी कि कोई दबी पांव आया और पीछे वाले लॉन से होता हुआ सीधा ईशा के कमरे की बालकनी में पहुंच गया। उसने नाइट विजन ग्लासेस पहन रखे थे। अंधेरे में चलते हुए उसने सभी गार्ड्स को चकमा दिया था और यहाँ तक पहुंच गया था। अपने बड़े से बेड पर ईशा आराम से सोई हुई थी। खिड़की से छनकर आती तारों की हल्की रोशनी उसके गालों पर पड़ रही थी। एक हल्का पीला लैम्प शेड दूसरी तरफ जल रहा था। इस रहस्य में आदमी ने लंबा कोट पहन रखा था। ईशा सरीन, आज तुम्हें कोई नहीं बचा सकता। कौन था ये आदमी? और यहाँ अर्जुन उसी गेस्ट रूम में सो रहा था जहां वो पहले दिन से ही रहता आया था। अर्जुन थक कर ही सोया था, लेकिन सीक्रेट सर्विस में रहते हुए उसने अपनी नींद पर पूरी तरह से काबू कर लिया था। वो कभी भी इतनी गहरी नींद में नहीं सोता था कि अचानक से उठ ना सके। इस वक्त भी उसके दिमाग ने सिग्नल दिया। अर्जुन बिस्तर से कूदा और बिना जूते पहने ही ईशा के कमरे की तरफ गया। ईशा जोर से चीख रही थी, अर्जुन बचाओ मुझे। अचानक ईशा का चीखना बंद हो गया तो अर्जुन घबरा गया। जल्दी जल्दी सीढ़ियां चढ़कर वो ईशा के कमरे में पहुंचा तो ईशा कमरे के ठंडे फर्श पर बेहोश पड़ी थी। अर्जुन ने लाइट जला दी। इतने में ईशा की मां भी कमरे में आ गई और ईशा को बेहोश देखकर एकदम घबरा गई। क्या हुआ ईशा? अर्जुन, ईशा। वो कुछ आगे कहने जा रही थी कि अर्जुन ने होठों पर उंगली रखकर इशारे से उन्हें चुप रहने के लिए कहा और एक कोने की तरफ इशारा किया। उस कोने में एक भयानक सांप आराम से बैठा हुआ था। ईशा की मां का चेहरा डर के मारे सफेद पड़ गया। अर्जुन बिल्कुल दबे पांव दरवाजे तक गया, बालकनी का दरवाजा खोला और सांप की पूंछ पकड़कर उठा लिया और उसे झुलाते हुए बालकनी से बाहर फेंक दिया। क्या था वो? ईशा की मां घबराई हुई थी। वो अब भी अपनी जगह से नहीं हिल पा रही थी। धामड़, ये सांप दिखता कोबरा की तरह है लेकिन जहरीला नहीं होता। आप घबराइए मत। ईशा जी डर कर बेहोश हो गई हैं। अर्जुन ईशा के पास गया और उसके माथे पर हाथ रखा। ईशा को तेज बुखार था। आंटी, आप ठंडा पानी और कुछ रुमाल, ईशा को बुखार है, अर्जुन ने कहा तो वो सिर हिलाते हुए बाहर चली गई। उनके जाते ही अर्जुन ने ईशा को अपनी गोद में उठा लिया। उसका शरीर पसीने से भीगा हुआ था। सिल्क नाइटी पसीने की वजह से शरीर से चिपक गई थी। ईशा को आराम से लिटाकर अर्जुन ने उसका सिर थपथपाया।
आपने बस एक बुरा सपना देखा है। वो ईशा के सिर के पास बैठा हुआ था। ईशा की माँ वापस आ गई। अर्जुन ने उन्हें ईशा के पास बैठा दिया और खुद बालकनी में जाकर खड़ा हो गया। सांप को फेंकते वक्त उसने सामने वाली झोपड़ियों में एक आहट सुनी थी। वो सरसराहट किसी बिल्ली या नेवले की नहीं बल्कि किसी इंसान की थी। अगर मैं सीधे कमरे से बगीचे में गया तो ये भाग जाएगा। अर्जुन ने एक पल में फैसला लिया और अगले पल वो बालकनी से कूद गया और झाड़ियों में से उस आदमी को घसीटते हुए बाहर ले आया। 3-4 झापट पड़ते ही वो आधा बेहोश हो गया। अर्जुन बोला, किसके कहने पर तू यहाँ आया है? सीधे सीधे बता दे वरना आज तुझे मैं जिंदा नहीं छोड़ूंगा। अर्जुन ने उसकी तरफ एक मुक्का ताना। उसे लग रहा था कि 4 झापड़ में जिसकी हालत ऐसी हो गई है मुक्का खाकर मर ही जाएगा। तभी उस आदमी के पास से एक छोटा सा कैमरा जमीन पर गिर पड़ा। अर्जुन ने एक जोरदार मुक्का उसके मुंह पर जड़ दिया। मुक्का पड़ते ही वो आदमी बेहोश जमीन पर गिर पड़ा और अर्जुन ने उसका कैमरा उठाकर चूर चूर कर दिया। तभी ईशा की मां की आवाज आई, अर्जुन अर्जुन। अर्जुन तेजी से बालकनी की तरफ भागा और एक छलांग मारकर ईशा के कमरे में पहुंच गया। ईशा अजीब सी आवाजें निकाल रही थी और उसकी आंखें खुली हुई थी। अर्जुन भी घबरा गया। अर्जुन ने ईशा को उठाकर उसका गल थपथपाते हुए कहा, ईशा जी जागिए, कुछ नहीं हुआ है। आपने बस एक बुरा सपना देखा था। उठिए, देखिए मैं हूं ना यहाँ। अर्जुन की आवाज सुनते ही ईशा उससे लिपट गई। अर्जुन कुछ देर तक उसे इसी तरह बाहों में लिए बैठा रहा और जब उसे लगा कि ईशा की नींद लग गई है तो उसे वापस बिस्तर पर लेटा दिया और खुद अपने हाथों से उसके माथे पर ठंडी पट्टी रखने लगा। कुछ ही देर में ईशा गहरी नींद में सो गई। अर्जुन ने ईशा की मां से कहा, आंटी मैं अभी आया, वैसे आप भी अब जाकर आराम कीजिए या यहीं सो जाइए। ईशा की मां बोली, ठीक है बेटा, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। उनकी आंखों में आंसू थे। अर्जुन ने उनके आंसू पोंछे और कहा, ये तो मेरा काम है आंटी, अब आप आराम कीजिए। अर्जुन कमरे से निकल गया और स्टोर रूम से एक रस्सी निकालकर गार्डन में पहुंचा, लेकिन वो आदमी वहां नहीं था। अभी अभी तो वो यहाँ बेहोश पड़ा था, अभी कहाँ गया? ओह, इसका मतलब है कि वो अपने बचाव के लिए कमजोर बनने का नाटक कर रहा था और मौका पाते ही भाग गया। अर्जुन ने गेट के बाहर निकलकर इधर-उधर देखा, लेकिन वो कहीं नजर नहीं आया। अगली सुबह जब वो सोकर उठा और कमरे से बाहर निकला तो ईशा वहीं लॉन में टहल रही थी। उसने ईशा से कहा, गुड मॉर्निंग ईशा जी, आप कैसी तबीयत है आपकी? मैं बिल्कुल ठीक हूँ अर्जुन, थैंक यू। ईशा ने मुस्कुराते हुए कहा। वो वाकई पहले की तरह बिल्कुल स्वस्थ और सुंदर दिखाई पड़ रही थी। उसने अर्जुन से पूछा, अच्छा ये बताओ तुम नाश्ते में क्या खाना पसंद करते हो? आज मैं खुद तुम्हारे लिए बनाऊंगी। अर्जुन एकदम मुस्कुरा दिया। ये उसके लिए किसी सरप्राइज से कम नहीं था। शरारत से मुस्कुराते हुए बोला, अब मेरी अपनी तो कोई चॉइस रही ही नहीं, बस जो भी खिला देंगी वही मैं खा लूंगा, ये तो मेरा सौभाग्य होगा। अर्जुन ड्रामेटिक अंदाज में आंखें नचाते हुए बोला। ईशा मुस्कुराते हुए अंदर चली गई। अर्जुन आजकल उससे कुछ ज्यादा ही फ्रैंकली बात करने लगा था और उसे भी अच्छा ही लग रहा था। अर्जुन का दिल जोर जोर से धड़क रहा था। उसका मन कर रहा था, अगर रोज सुबह इतनी ही सुहानी हो तो जिंदगी कितनी खूबसूरत हो जाएगी। नाश्ता करके वो रोज की तरह ऑफिस पहुंचे, तभी अर्जुन के फोन पर कविता का मैसेज आया। सक्सेना सर ने उसे लंच पर बुलाया था, कुछ जरूरी बात करनी थी। अर्जुन ने ईशा से परमिशन ली और ठीक 12 बजे ऑफिस से निकल गया। होटल ग्रैंड पैलेस के एक प्राइवेट सूट में ये मीटिंग रखी गई थी। इंस्पेक्टर कविता अर्जुन को लेकर अंदर गई। वहाँ सक्सेना के अलावा दिल्ली क्राइम ब्रांच का हेड जयवीर खन्ना भी था। कविता ने उसका इंट्रोडक्शन अर्जुन से करवाया। लंच से पहले ही डिस्कशन शुरू हो चुका था। सक्सेना ने कहा, अर्जुन मुझे लगता है कि तुम्हें आइडिया होगा कि हमने तुम्हें यहाँ क्यों बुलाया है। अर्जुन ने कहा, जी सर, फेसलेस फाइटर्स के बारे में आपको शायद कुछ इन्फॉर्मेशन चाहिए। सक्सेना ने सिर हिलाया। एक्चुअली हम एक जॉइंट ऑपरेशन चला रहे हैं। ये हमारी आखिरी कोशिश होगी दिल्ली से इन तमाम गैंग्स का सफाया करने की, न सिर्फ फेसलेस फाइटर्स बल्कि छोटी बड़ी सभी गैंग्स। तुम समझ रहे हो ना? सक्सेना अर्जुन के साथ बहुत ही फ्रेंडली तरीके से बात कर रहा था। हालांकि वो उम्र में अर्जुन से लगभग 2 गुना होगा, जबकि खन्ना एकदम गंभीर चेहरा बनाकर बैठा था। अर्जुन ने एक बार खन्ना की तरफ देखा, फिर सक्सेना से पूछा, आप बताइए मैं आपकी किस तरह से मदद कर सकता हूँ? तुमने विश्वरूप का नाम सुना है? सक्सेना ने पूछा। जी सर, अर्जुन बोला। अब तक वो विश्वरूप के बारे में बहुत कुछ जानकारी जुटा चुका था, लेकिन इस वक्त वो सिर्फ सक्सेना का प्लान सुनना चाह रहा था, इसलिए खुद बैकफुट पर ही खेल रहा था। नाम तो सुना है सर, विश्वरूप यहाँ का सबसे पावरफुल गैंगस्टर है। डॉन कह सकते हो। फिल्मों में जिस तरह के डॉन दिखाए जाते हैं, विश्वरूप ठीक वही है। उसका लाइफ स्टाइल, उसका काम करने का तरीका, सब कुछ। सक्सेना ने कहा। खन्ना बीच में बोला, लेकिन हम विश्वरूप को टारगेट नहीं कर सकते। उसके एक इशारे पर दिल्ली की छोटी से छोटी गैंग भी उसके साथ आ जाएगी। अर्जुन ने कहा, जानता हूं सर, इन गैंगस्टर के बीच वफादारी ही इनकी सबसे बड़ी ताकत है, लेकिन मेरा मानना है कि हमें। खन्ना ने उसकी बात बीच में ही काट दी। हम पिछले 15 साल से इस मिशन पर लगे हुए हैं, लेकिन आज तक सक्सेस नहीं मिली। ये हमारी आखिरी कोशिश होगी। अगर एक बार आग भड़क गई तो ये गैंगस्टर पूरी दिल्ली को जलाकर राख कर देंगे। अर्जुन बोला, यही तो मैं कहना चाहता हूं सर, और सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि पुलिस का इन्वॉल्वमेंट जितना कम दिखाई दे उतना ही ठीक रहेगा। सक्सेना और खन्ना दोनों ने अर्जुन की तरफ सवालिया निगाहों से देखा, लेकिन कविता ने पूछ लिया, तू अपने आप को सुपर हीरो समझे है? अकेला निपट लेगा सबसे? अर्जुन मुस्कुराकर बोला, ऐसा कुछ नहीं है, मैं अपने आप को सुपर हीरो नहीं समझता। मैं बस ये कहना चाहता हूँ कि अभी जस्टिस गैंग का सपोर्ट मेरे पास है। मैं ग्राउंड लेवल पर काम करना शुरू करता हूँ और पुलिस की एंट्री तब होगी जब अंत में कानून को सबको गिरफ्तार करना होगा। पुलिस आखिरी सीन में एंट्री लेगी। गैंगस्टर में आपसी झड़पें तो वैसे भी होती रहती हैं। खन्ना जोर से हंसा और ताना मारते हुए बोला, तुम वाकई अपने आप को सुपर हीरो समझते हो? इतनी जल्दी प्लानिंग भी कर ली? सक्सेना अब तक अर्जुन की बात बड़े ध्यान से सुन रहा था। उसने कहा, मुझे लगता है कि अर्जुन ठीक कह रहा है। मैंने पहले भी सीक्रेट आर्मी का काम करने का तरीका देखा है, और तुम तो। ये क्या कह रहे हैं सर, सीक्रेट आर्मी मतलब? खन्ना कुछ समझ नहीं पाया। अर्जुन मुस्कुरा रहा था। वो समझ गया कि सक्सेना उसके बारे में बहुत कुछ पता करके ही आया है। वैसे भी पुलिस में वो जिस पोजीशन पर था, वहाँ कुछ भी पता कर लेना उसके लिए बहुत आसान काम था। सक्सेना ने अर्जुन से कहा, मैं ठीक कह रहा हूँ ना अर्जुन? अर्जुन बोला, जी सर, बिल्कुल यही तरीका है। मिनिमम अप्रोच, मैक्सिमम रिजल्ट। अब तक खन्ना और कविता को भी सक्सेना की बात का मतलब समझ में आ गया था। फिर भी कविता अर्जुन के इस प्लान के खिलाफ थी। कविता ने सक्सेना से कहा, ये तो सीधे सीधे सुसाइड करना हुआ सर। सक्सेना बोला, हम जिस दिन पहली बार वर्दी पहनते हैं ना कविता, उसी दिन से हमारी जान देश के नाम हो जाती है, और फिर फौजी तो हमेशा ही सिर पर कफन बांध कर चलते हैं।
सक्सेना की बात सुनकर खन्ना और कविता एकदम चुप हो गए, लेकिन अर्जुन का दिल गर्व से भर उठा। देश के लिए ही तो वो आज तक जीता आया था, और देश की हिफाजत के लिए, चाहे वो बाहरी दुश्मनों से हो या अंदरूनी दुश्मनों से, वो कभी भी अपनी जान दे सकता था। कोई भी चीज उसे अपनी ड्यूटी से ज्यादा प्यारी नहीं थी। भले ही उसे आर्मी से निकाल दिया गया हो, लेकिन दिल से वो अब भी एक फौजी था और हमेशा रहने वाला था। और सक्सेना ने उसके इस जुनून को बखूबी पहचान लिया था। अब जाकर खन्ना को अपनी गलती का एहसास हुआ। उसने अर्जुन के कंधे पर हाथ रखते हुए कहा, माफ करना यार, मेरी कोई बात बुरी लगी हो तो मैं तो बस, एनीवेज तुम अपना प्लान बताओ। अब की बार अर्जुन ने डिटेल में उन तीनों को अपना प्लान समझाया। सक्सेना ने कहा, अर्जुन तुम्हारा प्लान बहुत अच्छा है, लेकिन मैं फिर भी कहूंगा कि इसमें तुम्हारे लिए जान का खतरा हो सकता है और हम तुम्हें इतनी जल्दी नहीं खोना चाहेंगे। अर्जुन हंसते हुए बोला, आप चिंता मत कीजिए सर, मैं इतनी जल्दी नहीं मरूंगा। सुपर हीरो बनकर कैसा लगता है ये भी तो देखना है। अर्जुन की बात सुनकर सब हंस पड़े, लेकिन कविता के दिल में कुछ अजीब से इमोशन आ रहे थे। ये लड़का उसे बेहद अपना सा लगता था। न जाने क्यों अर्जुन इस मामले में पड़कर अपनी जान को खतरे में डाल रहा था। अर्जुन ने प्लान तैयार किया और सक्सेना और खन्ना उस पर काम करने के लिए राजी भी हो गए, लेकिन कविता कुछ ज्यादा ही इमोशनल थी। उसे अभी भी लग रहा था कि अर्जुन ये सब करके बेकार में अपनी जान खतरे में डाल रहा है, लेकिन खुलकर वो कुछ कह नहीं सकती थी। खन्ना और सक्सेना दोनों ही उससे बहुत सीनियर थे। कुछ देर में खाना लग गया और लंच करने के बाद वे सब एक बार फिर से बातचीत करने लगे, लेकिन इस बार बातचीत का मुद्दा एक सीरियल किलर था। खन्ना कह रहा था, 2 महीने में 4 खून, चारों विक्टिम्स को बड़ी बेदर्दी से कत्ल किया गया था। मॉडस ऑपरेंडी चारों जगह एकदम सेम थी, लेकिन मजे की बात यह है कि उन चारों विक्टिम्स में आपस में दूर दूर तक कोई कनेक्शन नहीं था। साफ समझ में आता है कि ये सीरियल किलिंग का मामला है। कोई साइको किलर दिल्ली और दिल्ली के आसपास घूम रहा है और लोगों को अपना निशाना बना रहा है। सक्सेना और अर्जुन भी बड़े आराम से इस बातचीत में हिस्सा ले रहे थे, लेकिन कत्ल और खून खराबी की बात सुनकर कविता से खाना नहीं खाया जा रहा था। अर्जुन ने ये देखा तो हंसते बोला, क्या कविता जी, पुलिस ऑफिसर होकर इतना इमोशनल होना ठीक नहीं है। खाना खाइए, सीरियल किलर को तो आप पकड़ ही लेंगे। कविता ने उसे आंखें दिखाई। खाना खाने के बाद वे चारों होटल से एक साथ बाहर निकले। मेन गेट तक आकर अर्जुन ने कहा, आप लोग जाइए, मैं पीछे वाले गेट से आऊंगा। सक्सेना बोला, अच्छी बात है, तुम्हें हमारे साथ दिखाई नहीं देना चाहिए। अगर किसी को पता चल गया कि तुम पुलिस के साथ हो तो सारे प्लान पर पानी फिर जाएगा। सक्सेना, खन्ना और इंस्पेक्टर कविता अभी बाहर निकले ही थे। अर्जुन रिसेप्शन पर खड़ा मैनेजर से यहाँ वहाँ की बातें कर रहा था कि सामने वाली सड़क से लोगों की चीखने चिल्लाने की आवाजें सुनाई देने लगी। अर्जुन भागकर बाहर पहुंचा। सड़क के उस पार एक आदमी हाथ में गन लिए खड़ा था। उसने 3-4 साल के एक बच्चे को पकड़ रखा था और बच्चा लगातार रोए जा रहा था। बच्चे की मां चीख रही थी। वो आदमी चिल्लाया, मुझे चुपचाप जाने दो, मैं बच्चे को छोड़ दूंगा। अगर किसी ने चालाकी करने की कोशिश की या पुलिस को खबर की तो अच्छा नहीं होगा। अब तक होटल का सिक्योरिटी स्टाफ भी मौके पर पहुंच चुका था, लेकिन बच्चे के कारण कोई कुछ कर नहीं सकता था। लोग डरे सहमे से खड़े थे, न जाने कब उसका मूड बिगड़ जाए और वो फायरिंग करते। लोगों की बातचीत से पता लगा कि वो आदमी एक औरत का बैग छीनकर भाग रहा था, लेकिन औरत ने उसे पकड़ लिया और जैसे ही लोग उसे पीटने के लिए इकट्ठा हुए, उस चोर ने गन निकाल ली और बच्चे को अपने कब्जे में ले लिया। अर्जुन ने होटल के मेन गेट से उस चोर की दूरी का हिसाब लगाया। खन्ना, सक्सेना और कविता भी भीड़ में ही थे। वे भी बच्चे की जान पर बने खतरे को देखकर रिएक्ट नहीं कर रहे थे। उसने कविता को मैसेज भेजा, तैयार है ना, और जैसे ही मैं इशारा करूं बच्चे को संभाल लेना। कविता ने रिप्लाई किया, ओके मैं तैयार हूं। अर्जुन ने जल्दी से अपना प्लान तैयार किया और भीड़ में छुपता हुआ चोर के बिल्कुल पास पहुंच गया। चोर की हरकतों को देखकर वो समझ गया था कि ये कोई पेशेवर कातिल नहीं है। अपनी जान को खतरे में देखकर उसने बस लोगों को डराने के लिए ये गन निकाली है। चोर की नजर बचाकर अर्जुन ने एक छलांग मारी और पल भर में ही चोर के कंधे पर एक जोरदार किक पड़ी। चोट लगते ही गन छिटक कर दूर गिर गई और चोर जमीन पर औंधे मुंह गिर पड़ा। नाउ! अर्जुन चिल्लाया। कविता बाहर आई और बच्चे को अपनी गोद में उठाकर वहां से हट गई। चोर फुर्ती से उठा और भागने की कोशिश करने लगा। बिना गन के वो कुछ कर नहीं सकता था। अर्जुन ने अपनी जेब से छोटा सा चाकू निकाला और चोर के टखने को निशाना बना दिया। चाकू लगते ही चोर लड़खड़ा कर गिर पड़ा। अब तक खन्ना दौड़कर चोर तक पहुंच गया था और उसे उठाकर चोर के दोनों हाथ पीठ के पीछे कस दिए। कविता ने बच्चा उसकी मां को सौंप दिया। अर्जुन ने अपने आप से कहा, अब बाकी का काम तो पुलिस कर ही लेगी, अपना काम खत्म हुआ। अर्जुन जाने के लिए पलटा ही था कि एक बार फिर शोर उठा। लोग घबराकर यहाँ वहां भाग रहे थे। चोर ने खन्ना को एक जबरदस्त धक्का दिया और अपनी जेब से एक ग्रेनेड निकाल लिया। अगर कोई भी मेरे पास आया तो मैं ब्लास्ट कर दूंगा, वो कह रहा था। अर्जुन हैरान सा होकर उसे देख रहा था। ओह गॉड, आजकल चोर भी ग्रेनेड लेकर घूमने लगे हैं। लेकिन ये कोई आम बात नहीं थी। ग्रेनेड देखते ही भीड़ में खलबली मच गई थी और लोग घबराकर छुपने की कोशिश करने लगे थे। फिर भी ये दिल्ली की भीड़ थी, कहीं समा नहीं रही थी। कुछ लोग ग्रेनेड देखते ही अपनी जगह पर जैसे जम गए थे। यहाँ तक कि सक्सेना और कविता भी घबराए हुए दिख रहे थे। सिर्फ खन्ना अभी चोर के सामने डटा हुआ था। उसने कहा, ये मुझे दे दो, तुम्हें पता भी है तुम क्या कर रहे हो। एक पल में तुमने अपने आप को टेररिस्ट बना लिया है। तुम इस ग्रेनेड को ब्लास्ट कर भी दोगे तब भी बच नहीं पाओगे। अब तक तो हम तुम्हें चोरी करने और हथियार रखने की सजा में ही गिरफ्तार करते, लेकिन टेररिज्म की क्या सजा हो सकती है ये तुम सोच भी नहीं सकते। अर्जुन एक बार फिर तैयार था। अगर पुलिस बात संभाल लेती तो ठीक है, लेकिन अगर वो चोर ग्रेनेड फेंकता है तो आगे क्या करना है ये अर्जुन ने सोच लिया था। वो अभी पुलिस से एक कदम आगे था। अब तक पुलिस फोर्स भी वहां पहुंच गई थी और वो चोर बहुत सारी बंदूकों के निशाने पर था, लेकिन फिर भी उसे पकड़ना मुश्किल था। एक तो पब्लिक प्लेस पर ऐसी कार्रवाई करना मुश्किल होता है और ऊपर से वो चोर ग्रेनेड फेंकने को तैयार था, जिससे सैकड़ों मासूमों की जान जा सकती थी। अब की बार सक्सेना आगे आया और चोर से बोला, बेवकूफी मत करो बच्चे, अभी तुम्हारी उम्र क्या है। अगर ये ग्रेनेड फट गया तो तुम तो पकड़े जाओगे, लेकिन उसके बाद क्या होगा तुम सोच भी नहीं सकते। ये मुझे दे दो और मैं वादा करता हूँ कि तुम्हें कोई कुछ नहीं कहेगा और हम चुपचाप तुम्हें यहाँ से जाने देंगे। चोर सक्सेना की बात सुनकर जोर से हंसा। तू पुलिस वाला है बुड्ढे, किसने तुझे पुलिस वाला बना दिया? अब तू मुझे नहीं रोक सकता। चोर की आवाज अजीब सी हो गई। उसकी आंखों में शैतानी चमक थी। पुलिस ने जनता को आगाह किया, कृपया भगदड़ ना मचाएं, हम सिचुएशन को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं। अर्जुन समझ गया कि ये आम चोर नहीं बल्कि कोई साइको क्रिमिनल है जो भोलेपन का नाटक करके लोगों को बेवकूफ बनाता है, या हो सकता है किसी टेररिस्ट ग्रुप के साथ इसका कनेक्शन हो।
पुलिस वाले पीछे हटकर खड़े हो गए, लेकिन फायर करने के लिए सब एकदम तैयार थे। तभी उस चोर ने ग्रेनेड की पिन निकाल दी और भीड़ की तरफ उछाल दिया। उसका निशाना 19 साल की एक लड़की थी। भीड़ से अचानक एक तेज आवाज गूंजी, लेकिन तभी किसी ने ग्रेनेड अपने हाथ में कैच कर लिया। ये अर्जुन था। ग्रेनेड लेकर वो तेजी से होटल की तरफ दौड़ा और एक छलांग मारकर मेन गेट पार कर स्विमिंग पूल तक पहुंच गया। इत्तेफाक से ये दोपहर का समय था और स्विमिंग पूल में और आसपास कोई नहीं था। अर्जुन ने एक नैनो सेकंड का भी समय गंवाए बिना ग्रेनेड को पूल में फेंक दिया और जैसे ही वो भागने के लिए पलटा, एक बात मैट पर से उसका पैर फिसल गया और वो भी पूल में जाकर गिर पड़ा। 2 दिन बीत गए। अर्जुन को जब होश आया तो उसने खुद को हॉस्पिटल की बेड पर पाया। उसने अपने चारों तरफ निगाहें घुमाई। दरवाजे पर एक पुलिस कांस्टेबल और एक वार्ड बॉय बैठा हुआ था। अर्जुन ने उठकर पानी मांगा। वार्ड बॉय ने उसे पानी देने की बजाय दरवाजा खोला और दौड़कर डॉक्टर को बुलाने चला गया। डॉक्टर ने आकर चेकअप किया और जैसे ही वो बाहर निकला, बहुत से लोग एक साथ उस प्राइवेट वार्ड में अंदर आ गए, लेकिन अर्जुन की निगाह सबसे पहले ईशा पर पड़ी। वो घबराई हुई सी दिखाई दे रही थी। फिर एक एक कर उसने देखा, इंस्पेक्टर, कविता, मेघा, डॉक्टर माही, अनिका और एक अनजान लड़की और वहां पर थी। डॉक्टर माही ने आगे आकर अर्जुन से पूछा, अभी कैसा फील कर रहे हो? अर्जुन ने कहा, अभी एकदम ठीक लग रहा है मुझे। यहाँ तुम्हें यहाँ आए 2 दिन हो गए। मैंने तो समझा था कि तेरा काम तमाम हो गया, लेकिन इतनी लड़कियों की दुआएं खाली थोड़ी जाएंगी। ये समीर था। उसने अर्जुन को देखकर आंख मारी। वो पहले भी उसे इस बात के लिए चिढ़ाता था कि अर्जुन लड़कियों के बीच कुछ ज्यादा ही पॉपुलर है। जो भी उससे मिलती है उसकी फैन हो जाती है। एक एक कर सभी ने उसका हालचाल लिया।